हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन से ही ख़त्म करा था। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट, मान लीजिए कोई एलिमेंट M है और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, +1 इलेक्ट्रॉन अगर ये करता है तो ये चला जाएगा M- में। ये आप सभी को पता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये चला जाता है M- में। आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, ये कह रहे हैं कि x किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस सेम एलिमेंट, ऑफ दिस एलिमेंट और ऑफ दिस सेम एलिमेंट, यानी कि अब इसी M का अगर इस M से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, तो ये M पॉजिटिव पे पहुंच जाता है। तो बताइए यहाँ पे कितनी एनर्जी देनी होगी हमें सो दैट ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को आपने गेन कराया था, तो इतनी एनर्जी आपको यहाँ पे देखने को मिला था x किलो जूल पर मोल। ऑप्शन में है आपको कि बताइए कि इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, कम एनर्जी लगेगा, इक्वल एनर्जी लगेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जब एज इट इज़ अपोजिट हुआ करता था वो केस अलग था। देखिए, आपको जो मैंने केस बताया था वो M से पहले जाता था M- और फिर M यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद M- गए थे, फिर M- से एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे। याद करिए, एकदम अपोजिट केस हुआ करता था। एज इट इज देखो, M से M- फिर M- से M, एकदम एज इट इज अपोजिट हुआ करता था। तब के केस में आप जस्ट एक जो भी यहाँ पे एनर्जी होता था उसको माइनस साइन के साथ में जस्ट साइन पलट देते थे और आपका आंसर हो जाया करता था। बट इन दिस केस ऐसा सिचुएशन नहीं है। इस सिचुएशन में यहाँ पे M एलिमेंट से ही इलेक्ट्रॉन आपको निकालने के लिए बोला गया है और M एलिमेंट पे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने को कहा गया है। देखिए, ये निकालने को भी M एलिमेंट से कहा गया है आपको और ऐड करने को भी M से ही कहा गया है। दोनों बार इस बार M में ही करना है आपको। तब के केस में कौन सा ज़्यादा होगा बताना है आपको। क्या वो एनर्जी जो यहाँ पे होगी, जो एनर्जी आप यहाँ पे पाओगे, क्या वो एनर्जी ग्रेटर देन x होगा? यानी कि IP वाला बताना है आपको कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल में जब आप एनर्जी लगाओगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, विच विल बी ग्रेटर देन x और लेस देन x, और थर्ड वन इज इक्वल टू x और कांट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट है कांट बी डिटरमाइन। इसको कैसे बोला जाएगा? तो बड़ा आसान तरीका है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को समझिए। आप जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक एटम बना देता हूँ, ये फर्स्ट सेल है और इस तरीके से एक सेकेंड सेल यहाँ पे बना करके एटम बना दिया। चलो ठीक है, जब एटम यहाँ पे बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, ये रहा। अब आपसे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करिए। तो मान लो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो आप इलेक्ट्रॉन यहीं से तो निकालोगे, लेकिन आप समझिए कि आपको एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, तो गेन कराने वाला इलेक्ट्रॉन तो आउटर थोड़ा सा बाहर होगा और इसकी अट्रैक्शन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपने गेन करवाया, ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर गया और इसकी अट्रैक्शन कम हो गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी निकला था वो x किलो जूल पर मोल एनर्जी निकली थी। कब? जब इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करा था ये वाला, तब के केस में। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो ये वाला थोड़ी ना निकालोगे, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना आप निकाल रहे हो, इसको तो निकालने की बात नहीं हो रही, वो तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन है, वो वाला आप निकालोगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम था पहले। तो न्यूट्रल एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा इसी को तो निकालोगे, इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन आपने न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड जब करोगे
तो जो यहाँ पे ऐड करोगे इस वाले को, तो उसके साथ में जो अट्रैक्शन हुआ है उसके कारण x किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, माइनस में होगा ये एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो जब न्यूट्रल एटम रहा होगा तब तो एनर्जी इसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ रही होगी, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी अट्रैक्शन भी यहाँ से सामने पड़ेगा, न्यूक्लियस क्लोज पड़ेगा। तो न्यूक्लियस अगर क्लोज पड़ेगा तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसको एनर्जी ज़्यादा लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए इसको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे हो, दैट इज़ वाई इसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन जब आप ऐड करते हो इलेक्ट्रॉन को, यानी कि गेन करवाते हो, तो आपको यहाँ पे बाहर गेन कराना होता है, मतलब न्यूक्लियस से दूर गेन कराना होता है, तब अट्रैक्शन यहाँ जो होगा वो कम होगा, क्योंकि दूर चला गया, तो अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी भी तो कम निकलेगी। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि किसी भी न्यूट्रल एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं या फिर गेन करा रहे हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑलवेज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, ये याद रखना। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? कम, और जो यहाँ आने वाला वैल्यू है वो क्या होगा? ज़्यादा। यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपका आंसर होगा यहाँ पे, आप लिख लो एक बार, मोर देन x लेस देन x, तो क्या होगा? मोर देन x 1, कि मतलब इस वाले एनर्जी से ज़्यादा लगेगा यहाँ पे एनर्जी, यानी कि मोर देन x एनर्जी आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा जब आप बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था और इसीलिए इसको थोड़ा सा बताया मैंने। और ये क्वेश्चन का सिलसिला ख़त्म होता है, थोड़ा सा एक अलग सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ही कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि मुझे ये समझना है यहाँ पे कि क्या एटम जो आइडेंटिफिकेशन करना है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, मेनली मुझे ये समझना है। केस 1 ले लेते हैं हम, केस 1 की बात करते हैं। अगर कहीं अट्रैक्शन की बात चले, मैंने कहा है आपको शुरू से ये बात मैं कहता आया हूँ, कहीं भी अगर किसी के बीच में अट्रैक्शन होता है या फिर यूँ कहें कि एसोसिएशन होता है, अट्रैक्शन या फिर एसोसिएशन बात वही है ना, अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, एसोसिएशन। और वीकेंड से अगर कहीं पे आपको ये सुनने को मिलता है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, इन सभी का मतलब ये है कि सिस्टम वर्क इटसेल्फ, सिस्टम खुद में काम कर रहा है, अपने आप से काम कर रहा है। तो सिस्टम वर्क्स इटसेल्फ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तब के केस में आपको ये बोलना पड़ेगा कि प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, ये पहला केस हुआ। दूसरे केस की बात करते हैं, केस नंबर 2। ये रहा आपका केस नंबर 2। इसमें कहते हैं इसका उल्टा कर दो, जहां अट्रैक्शन था वहां रिपल्सन करो, जहां एसोसिएशन था यहां डिसोसिएशन करें। डिसोसिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, तो एनर्जी देना ही पड़ेगा ना भैया, डिसोसिएशन का मतलब तोड़ना, तो इसके लिए तो एनर्जी देना पड़ेगा। अब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड करते हो, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये सभी टर्मिनोलॉजी में एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब एनर्जी हम देते हैं तो उसको तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हम कर रहे हैं, हमें सिस्टम में काम करना पड़ रहा है, वो अपने आप हो रहा था, तो वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वर्क वगैरह। तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, सिंपली इतना समझिए किस लिए वो इसलिए है। एंडोथर्मिक का मतलब हमने बताया था कि यहाँ चीख चीख करके बोल रहा है 2, तो भैया रिपल्सन हो रहा है अगर किसी के बीच में, तो एनर्जी वहाँ पे देनी पड़ रही है, मतलब तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड को।
डिसोसिएशन मतलब क्या, तोड़ना, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है, तोड़ना, यानी कि एनर्जी देनी पड़ेगी। सब में तोड़ने की बात हो रही है, इसीलिए आपको एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और जब जब एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ता है हम कहते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ केस याद रखना है। एक केस और मैं आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूँगा, दैट इज थर्ड केस, केस 3। ठीक है, सो केस 3 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है तब के केस में आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। मान लीजिए ए है, बी में जाता है, फिर बी ए में आता है, यानी कि जब जा रहा था तो प्रोसेस क्या था, एक्सोथर्मिक, आ रहा है तो क्या है, एंडोथर्मिक। तो प्रोसेस तो एक प्रोसेस तो उल्टा तो होगा ही होगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है दूसरा सिचुएशन में कि ए जो है बी में जा रहा है, ऐसा तो हो सकता है उस समय एंडोथर्मिक रहा हो। तो अगर ये एंडोथर्मिक से बी में पहुंचा, इक्विलिब्रियम में है और इधर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्सोथर्मिक होगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा अगर इक्विलिब्रियम का केस रहा तब। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन से, ये 3 कंडीशन देख लीजिए, केस 1, केस 2, केस 3, आराम से देखिए, राइट, पॉज करके आराम से इसको देखिए और फिर अब आप मेरे गिवन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, नंबर 1 मैं कहता हूं कि अगर सोडियम में, ये सॉलिड फॉर्म में सोडियम है और अगर मैं इसे सोडियम गैस बनाता हूं, सोडियम गैस बनाता हूं, तो मुझे बताइए कि ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। व्हाई दिस इज एंडोथर्मिक, बिकॉज सॉलिड को आपने गैस बनाया, मतलब क्या किया, डिसोसिएशन किया, तोड़ा बॉन्ड को। क्योंकि आपको पता है ना, सॉलिड के फॉर्म में जब पार्टिकल्स होते हैं पूरी तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसको हीट किए होंगे, एनर्जी दिए होंगे, तभी तो ये टूट करके गैसियस फॉर्म में चला गया, यानी कि रैंडमली इस तरीके से अब मूव कर रहा है गैसियस, है ना। तो आपको एनर्जी देना पड़ा और जब एनर्जी मुझे देना पड़ता है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मैं पूछ सकता हूँ, दैट इज अगर मान लीजिए कि सोडियम गैस में है, पहले से सोडियम गैस में है और इसे मुझे सोडियम प्लस गैसियस स्टेट में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, ये एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, यानी कि यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और कभी भी अगर हमें जब इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो मुझे एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये आपको पता है, मैंने सिखा रखा है आपको। थर्ड नंबर, मान लीजिए आपको मैंने Cl2 दिया और मैंने कहा कि मुझे चाहिए Cl एक आइसोलेटेड गैसेस एटम मुझे चाहिए, यानी कि एक Cl सेपरेट चाहिए और दूसरा Cl भी सेपरेट चाहिए। तो क्या करोगे, ये पहले बॉन्डेड स्टेट में थे, कैसे बॉन्डेड स्टेट में थे, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्लोरीन इससे अटैच्ड था, तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी क्या देना पड़ा, मतलब एनर्जी आपको देना पड़ा। तो एनर्जी देना पड़ा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। एनर्जी जब जब आपको देनी पड़ रही है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि ये क्लोरीन है और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन अगर हम गेन करवाएंगे तो बताइए प्रोसेस क्या होगा, क्लोरीन माइनस पहुंच जाएगा तो क्या होगा प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी पहले इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है ना तो यहाँ पे अट्रैक्शन करता है, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो अट्रैक्शन होगा। और जब जब अट्रैक्शन होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब जब अट्रैक्शन होगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक, है ना। प्रोसेस हो जाएगा आपको एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, रिलीज होगा, निकलेगा एनर्जी, और यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम पढ़ते हैं। सो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। नंबर 5 कहता है कि अगर मान लीजिए सोडियम प्लस है और यहाँ पे क्लोरीन माइनस है, ये आपको बना दिया Na+, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड छोड़ दीजिए, उतना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली सोचिए प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। तो अट्रैक्शन अगर होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब जब अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है। खुद सोचो, आप दोस्ती जब करते हो, एक दोस्त दूसरे दोस्त से दोस्ती करता है
तो एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करता है, पैसे खर्च होते हैं एक दूसरे के, तो एनर्जी मतलब रिलीज ही हो रही है एक तरीके से, है ना। पैसे खर्च होने का मतलब क्या है, पैसा कैसे कमाते हो, एनर्जी खर्च करके, तो पैसे खर्च होने मतलब एनर्जी खर्च हो रहा है आपका। तो NaCl जब एक दूसरे से कंबाइन होता है तो प्लस माइनस यानी कि अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन होने से एनर्जी रिलीज होती है बेटा। सो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑल्सो। तो इतने सारे आपने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपने बता दिए। कुछ और एटम में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या होगा। अब मान लीजिए कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके N3- मतलब N- में पहुंच जाएगा। यहाँ पे मज़े की बात ये है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है नहीं। आपको लगना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और मैंने बताया था कि जब जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है ना। तो नहीं चाहता है तो इसके केस में हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ा होगा मैक्सिमम, तभी ये N- में गया होगा। तो हमने एनर्जी यहाँ पे दे करके इसको ऐड करवाया, तो एनर्जी हमने दिया, इसीलिए हमें ये प्रोसेस कहना पड़ेगा दिस इज एंडोथर्मिक। और ऐसा प्रोसेस बहुत कम रेयर देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपके सोच के विपरीत चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उल्टा इसको कर दें, अगर मान लीजिए कि N3- मतलब N- है और इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, -1 इलेक्ट्रॉन करें, तो हमें यहाँ पे N मिला। तो अब हमें लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए कि देना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी में देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये है अभी 2p4 में, ये तो चाहता है अपने आप से कि 2p3 में चले जाएं, तो फट से बोलेगा भाई तू मेरे से और पैसा ले ले, तू जल्दी से मेरा इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। क्यों? क्योंकि मैं स्टेबल होने जा रहा हूँ, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ले लोगे मैं उल्टा आपको पैसा दे रहा हूँ, आप मेरा इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। तो ये एनर्जी और रिलीज करता है इवन यहाँ पे। तो देख लेते हैं नाइट्रोजन के केस में ये प्रोसेस पूरी तरीके से विपरीत हो जाता है। सो ये केस नाइट्रोजन का, ये केस ज़रूर से ज़रूर दिमाग में रखना है भैया। नाइट्रोजन का केस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि अब फास्फोरस में ये सेम चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। फास्फोरस भी तो सेम फैमिली है, लेकिन साइज़ बढ़ गया है, मैंने कहा था साइज़ बढ़ गया है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कराओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे P- में जाएगा और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, देयर इज नो चेंज, नो प्रॉब्लम, ओनली प्रॉब्लम इन नाइट्रोजन बिकॉज साइज इज स्मॉल, है ना। मैंने ये कंडीशन बता रखा था आपको। अच्छा ये बताइए कि अगर वाटर है H2O लिक्विड के फॉर्म में और आप चले जाते हैं H2O को गैसेस फॉर्म में यानी कि स्टीम के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, तो आपने किया क्या होगा सोचो। लिक्विड को आपने सॉलिड बनाया यानी कि कंडेंस किया होगा, मॉलिक्यूल उसके पास पास आए होंगे, ये तो पहले से दूर था, ठीक है। और सॉलिड हुआ मतलब एक दूसरे से क्लोज आया यानी कि एसोसिएशन हुआ। तो एसोसिएशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। यानी कि हो क्या रहा है, अट्रैक्शन ही हो रहा है ना, एक एटम से दूसरे एटम का, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का अट्रैक्शन हुआ होगा, तभी तो एक दूसरे से क्लोज आ गया। तो अट्रैक्शन हुआ यानी कि एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। सो दिस प्रोसेस इज अगेन एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है कि विच प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड विच प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि O- है, एक इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऐड कराने जा रहे हैं, ये बन गया O2-, बताइए प्रोसेस क्या होगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन कराया हुआ है मेरा। तो O- है, ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस एक दूसरे से रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो ये अपने से तो जाने की कोशिश नहीं कर पाएगा, ये जा ही नहीं पाएगा अपने से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी देंगे तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ऑब्वियस मैं बता रखा हूँ, है ना। इस केस में 740 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती थी, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ डेफिनेशन के टाइम में ही, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसे ज़रूर से ज़रूर दिमाग में रखना है आपको। चलिए हम अभी तक पीरियड की बात कर चुके हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते थे उसकी बात कर चुके हैं। आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बता दिया, तो बड़े डिटेल में हमने अलॉन्ग द पीरियड वाले के बारे में बात करा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं टॉप टू बॉटम के लिए, यानी कि ग्रुप के लिए मैंने अभी तक कुछ भी बात नहीं करा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम क्या होता है, इसके बारे में हमने बात नहीं करा था। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या चेंजेस है। तो मैं 1 बाई 1 आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैं डेटा के साथ में इसमें डिस्कशन करूँगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। सो मान लीजिए हाइड्रोजन लिथियम है,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके से। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 73 है, ये 60 है, सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे। यहाँ पे 53 है, 48 है, राइट, और यहाँ पे 47, इस तरीके से यहाँ पे 46। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ये एनर्जी डिक्रीज होती चली जा रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज यूजुअल हम क्या जानते हैं कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। मैंने क्या कहा था कि एटॉमिक साइज सिर्फ नीचे जाते हैं तो इंक्रीज करता है, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल प्रॉपर्टीज डिक्रीज करते नीचे जाने पे। एटॉमिक रेडियस का अपोजिट होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल तरीके से ट्रेंड्स फॉलो करेंगे, नीचे जाते समय डिक्रीज करेगा। यानी कि इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ऐसा, ठीक है। ऐसा आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बोरोन फैमिली की, तो बोरोन फैमिली का इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि बोरोन फैमिली का क्या ऑर्डर होता है। तो आपके मुताबिक होना चाहिए था क्या, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम एंड थैलियम। सो अकॉर्डिंग टू यू होना क्या चाहिए था कि नीचे जाते समय डिक्रीज करना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। हमने कहा है कि थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एक्सेप्शनल केस है, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम सब में ऊपर चला आएगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम सब में हर ग्रुप का सेकेंड थर्ड पीरियड वाला ऊपर चला जाता है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपको एल्यूमिनियम, देन नीचे आ जाएगा गैलियम, देन यहाँ पे इंडियम, राइट, इंडियम, और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपको बोरोन। तो ये अपने आप में एक बहुत स्पेशल केस है, थोड़ा सा आप दिमाग में रखें। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आप चाहें तो हटा दें, तो ये एक बहुत स्पेशल केस है। मैंने कहा था कि यहाँ पे बोरोन फैमिली जो होते हैं अपने आप में हर एक केस में आपको एक्सेप्शनल देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से इसका केस है, ये आपको ऑब्वियसली याद करना पड़ेगा भैया, डेटा यहाँ पे मैं प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा याद रखें कि थर्ड ग्रुप वाला तो ऊपर जाएगा लेकिन बोरोन यहाँ पे इस जगह पे नीचे आ जाता है। और ऐसा दो ही फैमिली में होता है, एक तो ऑक्सीजन फैमिली में और एक बोरोन फैमिली में, जहाँ पे ऊपर वाला एलिमेंट डायरेक्ट नीचे चला आता है। एक्सेप्शनल केस क्या है, होता क्या है कि सेकेंड पीरियड ये जो रहता है ना और ये जो थर्ड पीरियड रहता है ना वो एक्सचेंज करते हैं, ये नीचे और ये ऊपर। ऐसा इसलिए होता है, मैं लॉजिक भी बताऊंगा, मेरा एक्सेप्शनल केस आने दो पहले, उसके बाद। नेक्स्ट थर्ड वन केस हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन है, जर्मीनियम है ना, कार्बन सिलिकॉन कह सकते हो कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लीड। आपको लगता है कि नीचे जाने से डिक्रीज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में एक्सचेंज आएगा सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से। और ऑर्डर विल बी, योर फाइनल ऑर्डर विल बी, क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपको सिलिकॉन, देन क्या आ जाएगा कार्बन, देन क्या आ जाएगा जर्मीनियम, देन क्या आएगा टिन, एंड देन क्या आ जाएगा लीड। तो इस तरीके से ये आपका ऑर्डर को फॉलो करता है। तो सेकेंड पीरियड जो है हमेशा वो थर्ड पीरियड से कम हो जाता है। लॉजिक में आपको समझाऊंगा, मैं कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं रख रहा हूँ उसको। सिमिलरली यू कैन सी हियर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थर्ड पीरियड को ऊपर ले जाओ, सेकेंड पीरियड को नीचे ले आओ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉस्फोरस सबसे ऊपर, देन नाइट्रोजन, देन यहाँ पे आ जाएगा फिर एज यूजुअल ऑर्डर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एंटीमनी, है ना, एंड देन बिस्मथ। तो ये ऑर्डर एज इट इज चलता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस केस में भी, नाइट्रोजन के केस में मैंने कहा था कि बोरोन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली में ही सिर्फ ऐसा होता है कि सेकेंड ग्रुप वाले डायरेक्टली नीचे चले जाते हैं। एक्सेप्शनली अब क्या करोगे, इसमें एक्सेप्शन कैसे थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, तो क्या करोगे यहाँ पे। तो ऑक्सीजन फैमिली में हम बात करें, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलूरियम, है ना, एंड पोलोनियम, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम नीचे जाते समय डिक्रीज होना चाहिए, बट थर्ड पीरियड तो यहाँ जाता है, बट ये सीधे नीचे चला आता है ये वाला। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बोरोन फैमिली के जैसा हो जाता है, दोनों में सिमिलैरिटी है। बाकी केस में आपको सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को एक्सचेंज करना है, बिकॉज दे आर एक्सेप्शनल केस। आगे चल करके उसका रीजनिंग आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, तो सल्फर सबसे ऊपर, देन यहाँ पे सेलिनियम, देन टेलूरियम, ओके, एंड देन सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन फैमिली के लिए। एंड अगेन यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली, क्योंकि इंटायर पीरियोडिक टेबल में
यहाँ पे आप सिमिलर ऑर्डर फॉलो करिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ऐसा मुझे लगता है कि नीचे जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करनी चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेप्शनल केस ये एक्सचेंज कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंटायर द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर जो होता है, यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो पावर होती है वो यहाँ पे क्लोरीन के पास होता है। सो ये चीज़ आपको याद रखना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, है ना। सो दिस इज़ योर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंटायर द पीरियोडिक टेबल, राइट। तो कुछ ऐसा ऑर्डर आपको दिमाग में रखना है। तो ओवरऑल क्या देखा आपने, सिर्फ 2 फैमिली ऐसे थे जहाँ पे मुझे सेकेंड और थर्ड में थोड़ी सी दिक्कत हुई, यानी कि सेकेंड पीरियड वाला जो फैमिली है, यानी कि बोरोन वाला और यहाँ पे ऑक्सीजन, वो डायरेक्टली नीचे चले जाते हैं। यही 2 ग्रुप हैं। बाकी सारे के सारे ग्रुप में, यानी कि 3 ग्रुप जो बच गए, वो एज इट इज़ ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में सिर्फ चेंजेस आते हैं और बाकी ऐसा ही ऑर्डर देखने को आपको मिलता है, राइट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हम टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट, इस तरीके से हमने मूव किया। अब हम ले चलते हैं आपको एक्सेप्शनल केसेस में, क्योंकि फाइनली एक्सेप्शनल केसेस तो हमें देखना ही पड़ेगा और उस एक्सेप्शनल केसेस में इसको हम मेंशन करेंगे ज़रूर, राइट। तो आइए 1 बाय 1 हम सारे एक्सेप्शनल केसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की समझने की कोशिश करते हैं। और सभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बार बार मैं मुझे एक जगह लिखना होता है, इसीलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा। एक जगह एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी ज़्यादा। सबसे पहला एक्सेप्शनल केस हमारा आता है यहाँ पे कि नोबल गैसेस जो होते हैं, नोबल गैसेस जितने भी होते हैं वो चूँकि क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। अब ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की NH2 और NP6 होती है कॉन्फ़िगरेशन, पूरी तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन जो होती है वो फील्ड होता है। अब अगर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है तो ये तो ऑलरेडी पहले से स्टेबल है भैया, तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। आप अगर इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर देंगे, मान लीजिए +1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, तो ये अनस्टेबल बन जाएगा। NH2 NP6 है ना, और N+1 जो भी आएगा यहाँ पे S में एक इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, दैट विल बी अनस्टेबल। पूरी तरीके से ये अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण कभी भी नोबल गैसेस जो हैं वो इस प्रोसेस को पूरा करना नहीं चाहते हैं। फॉर नोबल गैसेस वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ नेगेटिव। इनकी जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इन जनरल वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव आती है, यानी कि इनकी चाहत नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। मैंने यही बताया था ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, चाहत। तो इसकी चाहत बिल्कुल भी नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, यानी कि नेगेटिव है, वो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन को गेन करना, है ना। या फिर आप कह सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर जो है वो वेरी लेस है। क्यों? क्योंकि भैया कोई इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज क्यों करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, स्टेबिलिटी को पाना चाहता है, इवन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है। ये तो खुद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो नियर अबाउट 0 और वेरी वेरी लेस, ठीक है। बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गोज इन टू द नेक्स्ट हायर सेल विच बिकम्स अनस्टेबल ड्यू टू इट्स हायर एनर्जी। तो ये था, आप समझ सकते हैं इसमें कि ये कुछ ग्रुप्स अगर रहेंगे, नोबल गैसेस तो हमने बताया ही आपको एक्सेप्शनल केसेस में, बट कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने आपको बता रखा था कि सेकंड केस की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, है ना। सेकंड एक्सेप्शनल केसेस की अगर हम बात करें, मान लीजिए फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड की बात कर लेते हैं। फॉर ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, ये टोटल कितने ग्रुप हो गए, 4 ग्रुप, है ना। सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड, हम कहते हैं कि सेकेंड पीरियड का इनका, यानी कि यहाँ पे अब बात करें आप, जैसे 14th यानी कि कार्बन फैमिली, 15th यानी कि नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, देन 17 फ्लोरीन फैमिली, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपको कौन, बोरोन। सो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे आप लिख सकते हैं। इन जनरल क्या देखा जाता है कि थर्ड पीरियड की एलिमेंट जो इसके नीचे है एल्यूमिनियम, एंड देन कार्बन के नीचे सिलिकॉन, देन फास्फोरस,
देन यहाँ पे सल्फर, देन यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एलिमेंट्स रहते हैं। तो ये बेटा आपको पता है कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और ये आपको पता है कि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि छोटे साइज़ होने के कारण, समझिएगा बात को, कि छोटे साइज़ होने के कारण, एक तो छोटा सा साइज़ है और छोटे साइज़ होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, इसके पास टोटल 3 लोन पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर हैं, ठीक है। मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, आपको पता है 3 वैलेंस, यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, यहाँ पे टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि छोटे से साइज़ में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है, अब सोचो कि ऑलरेडी ये लोग छोटा सा घर है ना, मान के चलो एक राउंड टेबल है, उसमें बैठना है आप लोगों को, और बैठने में 7 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 7 लोग हैं तो 2 4 2 6 और एक 7, बड़ा कंजस्टेड हुआ बैठने में, ठीक है। लेकिन वहीं क्लोरीन का साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है, साइज़ बड़ा हो गया। तो यहाँ पे 7 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे, 7 लोग बड़े इजी तरीके से बैठेंगे, हेल से बैठेंगे, बड़ा स्पेस रहेगा इनके पास, ठीक है। इवन 8 लोग बैठ जाएंगे इजीली, देख लो 8 लोग बैठ गए। तो क्या होता है कि छोटे से जगह पर अगर इसकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आने वाले खुद के इलेक्ट्रॉन में इन लोग का रिपल्सन है, अंदर में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण खुद के इलेक्ट्रॉन में इनका इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है। तो क्या ये आने वाले इलेक्ट्रॉन का कभी भी वेलकम कर पाएंगे? नेवर, क्योंकि खुद के घर में लड़ाई है तो मेहमान को वो क्या बुलाएंगे, इस तरीके से नहीं बुला पाते। इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की इनकी टेंडेंसी जो होती है वो कम हो जाती है। जबकि इनका साइज़ बढ़ गया तो बोला भाई मेरे पास स्पेस तो बहुत है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, राइट। तो ये होता है और यही लॉजिक आप सब में लगा सकते हैं। छोटा सा साइज है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता है उतने अच्छे से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है। खुद इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पूरा रिपेल करेगा। और तो छोटे से टेबल पे कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे भैया, कितने आदमी बैठोगे छोटे से टेबल पे। इसीलिए बड़ा सा टेबल जब आएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से हो जाता है, बट यहाँ पे एडिशन नहीं हो पाता। तो यही रीज़न है कि ये सभी एलिमेंट जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड। इन मेजरली टॉक अबाउट 14th ग्रुप, 14th, 15th, 16th, 17 मेजरली हम इस पे देखने को ये चीज़ मिलता है। सो लॉजिक मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है बेटा, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरे इंटायर पीरियोडिक टेबल में, है ना, आपको सब चीज़ बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा है। यही रीज़न है कि यहाँ पे इंटायर पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट जाते हैं हम इस तरीके से तो इंक्रीज़ करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, और नीचे जाने से डिक्रीज़ करता है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक और कंपैरिजन, एक क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन बनता है ना, लास्ट में ले चलता हूँ, एकदम हम लोग करीब पहुँच चुके हैं, एकदम लास्ट में हम चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 17th और 18th ग्रुप में आपको कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ऑर्डर क्या होगा। तो मैं ऑलवेज़ बता देता हूँ आपको, कभी भी ये दिमाग में रखना आप कि 17th ग्रुप की जब भी कभी बात की जाती है, ग्रुप 17th की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऑर्डर ही लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 17। तो अगर ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाएगी तो आपको पता है, मैंने ऑर्डर लिखवा दिया है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, देन फ्लोरीन की होती है, और फिर ब्रोमीन की होती है, ऐसे करके, एंड देन आयोडीन, इस तरीके से मूव करता है। बट आपको क्या मैंने बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 16 की बात करते हैं तब के केस में क्या होता है, आपको पता है कि सल्फ़र सबसे ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन सबसे कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन, सेलेनियम, एंड देन टेलूरियम, एंड देन लास्ट में आता है बेटा आपका ऑक्सीजन, ऐसा ऑर्डर होता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली अगर वैल्यू लिखना चाहूँ आपके हेल्प के लिए, आपको वैल्यू बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कि कितना एनर्जी आखिर ये लोग रिलीज़ करते हैं जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं,
तो मैं ये अगर लिखना चाहूँ तो ये लिख देता हूँ 328, यहाँ पे लिख देता हूँ 324 एंड देन माइनस 295, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सल्फ़र की यहाँ पे -200 किलो जूल पर मोल में यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरीके से सेलेनियम की बात करिए तो कम कम होते होते यहाँ पे -142 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, किलो जूल पर मोल। सो सारे एनर्जी किलो जूल पर मोल में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक हमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम कि देखो जो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे फ्लोरीन फैमिली में वो -200 किलो जूल। मैग्नीट्यूड देखिए, माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ से निकला एनर्जी, लेकिन मैग्नीट्यूड सिर्फ देखिए कि 200 रुपये कमा रहा है सल्फर आपको, जो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन फैमिली का। लेकिन फ्लोरीन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर भी उससे ज़्यादा कमा रहा है, जो इसके फैमिली में जो सबसे टॉप में है वो कमा रहा है 200 रुपया, लेकिन जो फ्लोरीन फैमिली में जो सबसे लोअर है वो कमा रहा है 295। तो यानी कि हम ओवरऑल कह सकते हैं कि फ्लोरीन फैमिली की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 100% ऑलवेज, है ना, ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 16th ग्रुप। दिस इज ट्रू ऑलवेज, क्योंकि आप वैल्यू के साथ आप देख पा रहे हैं तो ये ऑलवेज ट्रू है। तो कभी भी आपसे इस तरह से क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो बड़े इजी तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन एक बनता है आपसे, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, लो बताओ भैया। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा क्लोरीन होगा, देन फ्लोरीन होगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये ग्रुप आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ऑर्डर हमेशा अरेंज करोगे, ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसा कि एक कंडीशन मैंने आपको बता रखा है, पहले से ही बता दिया था, क्या कि रिलेशन बिटवीन IP एंड EA, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस पे करवाया है मैंने, अगर आपको याद हो तो, कि रिलेशन क्या क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में। तो अब मैं उसको मतलब जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ। उस समय क्वेश्चन करवाया था, जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ कि मान लीजिए M है और M एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अगर लूज़ करता है एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये M+ में पहुँच जाता है। लेकिन M+ अगर फिर से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है ना, +1 इलेक्ट्रॉन अगर ये अपने में करके इधर चला जाता है, तब के केस में हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ M will be exactly equal to the electron affinity of M+। सो ये स्टेटमेंट जरूर दिमाग में रखें। आप देख भी सकते हैं, मैंने लिखा है और ये क्वेश्चन करवा भी दिया है मैंने आपको, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया था कि X अगर ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अगर मान लीजिए कि गेन कर रहा है, X- पे पहुँचा है, इसी तरीके से ये X एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तब भी ये यहीं पे पहुँचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X विल बी इक्वल टू द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ X-। सो ये चीज़ बेटा आपको 100% पता होना चाहिए। मैंने 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको कराए हैं। क्वेश्चन जब मैं करा रहा था लास्ट लेक्चर में, पार्ट 1 में आप देखना, तो वहाँ पे मैंने इस तरीके से क्वेश्चंस करवा रखे थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितने भी चीज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होने चाहिए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ से, IIT JEE नीट वगैरह जहाँ पे भी पूछा जाता है, मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर करने की कोशिश करी है। मैंने अपना बेस्ट दिया है ये बताने के लिए आपको, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम अब तक 3 प्रॉपर्टीज़ टोटल कवर कर चुके हैं। नंबर 1 एटॉमिक रेडियस को कवर कर चुके हैं, जो कि एटॉमिक साइज बोलते थे हम। दूसरे में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को कवर करा है। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमने कवर करा। और तीनों प्रॉपर्टीज जो अभी कवर करे हम अभी तक, तीनों के 2-2 पार्ट हैं, राइट। पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके तीनों के 2-2 पार्ट हैं। अब लास्ट एक प्रॉपर्टी बच जाती है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यही 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। 80% चांसेस से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं यही 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से होता है।
सो इन्हीं 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपकी होनी चाहिए। तो नो डाउट इसके पहले जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से पहले जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके आपको इसको समझना थोड़ा सा टफ होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।